नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में शिक्षा से सफलता तक। आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष एक 30 प्रश्नों का सेट लेकर। इसमें हमारी व्याकरण और साहित्य दोनों हैं, मिक्स करके आएंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न इस प्रकार है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कैसी है? सार्थक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब बताइएगा पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ के कि सार्थक इकाई अर्थात ऐसी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वह कौन सी इकाई होगी? ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य या डी पद? और सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों शब्द। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, किंतु वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। एक वर्ण के शब्द बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। या, व, ना जैसे एक वर्ण के शब्द भी होते हैं, किंतु इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। अधिकतर 2 या 2 से अधिक वर्णों के शब्द देखने को मिलते हैं। तो हमसे पूछा है सार्थक इकाई, तो हो जाएगी शब्द। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी समूहवाचक? जब भी संज्ञा देखनी हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि एक है या अनेक है। जिसका नाम आपको बताया गया हो वो एक है या अनेक है। क्या गंगा हर जगह मिल जाएगी? हर गांव, हर शहर में गंगा मिल जाएगी आपको? नहीं ना, हर राज्य में तक गंगा नहीं मिलेगी, क्योंकि गंगा तो एक ही है ना। गंगा अर्थात गंगा नदी। तो गंगा कितनी है? एक। और यदि एक है तो संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बचपन में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी द्रव्यवाचक? दोस्तों, बचपन ऐसी संज्ञा है जिसको ना आप नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना छू सकते हैं। उसकी यादें कैद कर सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, किंतु उसे पकड़ कर नहीं रख सकते। इस पर किसी का जोर नहीं होता, और जिस पर जोर नहीं होता वो ज़्यादातर क्या होती हैं? भावनाएं। तो यदि भावना की बात करिएगा तो बचपन भी एक भावना है, एक अवस्था है। बचपन एक अवस्था है जिस पर किसी का जोर नहीं होता। कोई भी चाहे, कोई भी इंसान चाहे कि मैं हमेशा बच्चा बना रहूं, तो क्या वो रह सकता है? नहीं ना। कोई माता पिता चाहें उनका बच्चा हमेशा बच्चा ही बना रहे। हाँ, वो अलग बात है कि पूरे जीवन भर एक बच्चा अपने माता पिता के लिए बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, किंतु वो छोटा बच्चा बन के नहीं रह सकता। हर व्यक्ति गुजरते हुए हर दिन के साथ बड़ा होता जाता है। उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसकी समझ में वृद्धि होती है, उसकी विकास में वृद्धि होती है। ये एक अवस्था है जिस पर किसी का काबू नहीं रहता। तो ये हमारी जो अवस्था होती है वो किस में जाएगी? किसी भी दशा, अवस्था या भावना का नाम जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैं स्वयं यह काम करूँगा। मैं स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक या डी प्रश्नवाचक? तो पुरुषवाचक में तो देखिए मैं, हम ये शब्द आते हैं, किंतु इसमें स्वयं शब्द आया है। अब स्वयं शब्द किस में आएगा? निश्चयवाचक में। यह वह आता है, संकेतवाचक होते हैं निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक है नहीं, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछ रहा है। यदि ये स्वयं शब्द ना होता तब ये पुरुषवाचक होता, किंतु स्वयं शब्द आ गया है तो दोस्तों ये हमारा पुरुषवाचक ना होकर के निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सुंदर फूल में सुंदर क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या डी क्रिया?
तो दोस्तों सुंदर शब्द जो है, ये बताइए क्या ये संज्ञा है? संज्ञा है? नहीं। केवल सुंदर होता तो हो सकता है किसी का नाम था, ये तो सुंदर फूल है। संज्ञा तो फूल है। सुंदर क्या कह रहा है? फूल कैसा है? सुंदर है। अर्थात फूल की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं में क्रिया कौन सी है? ए बच्चे, बी मैदान, सी में, या डी खेल रहे हैं। तो देखिए सारी चीज़ें लिखते हैं स्पष्ट रूप से। बच्चे यहाँ पे संज्ञा हैं। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। मैदान आपका अधिकरण कारक है यहाँ पे, सॉरी मैं अधिकरण कारक है। मैदान तो आपको स्थानवाचक क्या होता है? स्थानवाचक संज्ञा है। बच्चे जातिवाचक संज्ञा हैं और मैदान भी एक तरह से जातिवाचक ही है। स्थान बता रहा है मैदान, कई सारे मैदान होंगे। इसमें पूछा है हमसे क्रिया, तो क्रिया केवल एक है, वो है खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? जब भी क्रिया जाननी हो तो क्या करके प्रश्न करिए। संज्ञा के आगे क्रिया लगाइए। यहाँ पे संज्ञा बच्चे हैं तो हम कह सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। मैदान भी है तो हम कह सकते हैं बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं। भैया बच्चे मैदान में खेल ही तो रहे हैं। बच्चे जो काम कर रहे हैं वही क्रिया है। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना क्रिया है, यहाँ पे खेल रहे हैं क्रिया हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम ने पत्र लिखा में ने किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए कारक के चिन्ह आपको याद ही होंगे। कारक चिन्ह एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके के रारी रे नानी ने अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओ अरे। समझ आया? ने पूछा है, ने किसका है? कर्ता ने, अर्थात कर्ता कारक का चिन्ह है ने। चलते हैं आगे। माँ ने बच्चे को मिठाई दी में बच्चे को कौन सा कारक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ किसी को देना हो तो संप्रदान कारक आता है। जब कोई भी चीज़ किसी को देना हो तो संप्रदान कारक आता है। किंतु यहाँ पर बच्चा कर्म हो जाएगा। क्या है? बच्चे को दी, बच्चा कर्म हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? भाई अगर माँ ने बच्चे को मिठाई दी है तो बच्चे ने खाया, बच्चे पर प्रभाव पड़ा, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? ए करण, बी अपादान, सी अधिकरण, या डी संबंध। तो देखिए क्या कहा था हमने? अपादान से अलग होने के अर्थ में। वो पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो पत्ते पेड़ से अलग हुए ना, जब अलग हो रहे हैं तो उपादान कारक हो जाएगा। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। राम कल दिल्ली जाएगा वाक्य का काल है। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, या डी अपूर्ण भूतकाल। जाएगा, जहाँ पे गागी आ जाए वो भविष्य की बात करेगा, अर्थात भविष्य काल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लड़कियां खेल रही हैं में कौन सा वचन है? ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई वचन तो होगा ही। और द्विवचन हिंदी में होता नहीं है, तो संस्कृत में होता है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक वचन और बहुवचन। ये 50-50 है। अब इसमें से आपको बताना है कि लड़कियाँ अर्थात बहुत सारी लड़कियाँ, एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। जब लड़कियाँ बहुत सारी हैं तो बहुत का मतलब क्या होगा? बहुत का मतलब हो जाएगा बहु। बहुत का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत का मतलब हो जाएगा बहु, अर्थात बहुवचन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ए कविनी, बी कवित्री, सी कविका, या डी कवित्री।
तो यहाँ पे जो कवि का स्त्रीलिंग शुद्ध रूप जो है वो है बी कवित्री, कवइत्री। अगला प्रश्न देखिए, अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? उपसर्ग वही होता है दोस्तों जो शब्द के पहले लगा हो। शासन शब्द सुना है आपने? शासन, शासन का अर्थ होता है राज करना। शासन मूल शब्द है। शासन के आगे क्या जुड़ा है? जो जुड़ा है वही हमारा उपसर्ग है। क्या है? अनु। तो अनु क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। अनु उपसर्ग हो गया। मिठास शब्द में प्रत्यय है। ए मिठ, बी ठास, सी आस और डी केवल सा। मिठास में जो प्रत्यय है वो रहेगा सी आस। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए विद्याधन लय, बी विद्याधनालय, सी विद्याधनयालय या डी विद्याधनयालय। तो हमें कहाँ देखना है? देखो, हमें देखना है कि बड़ा और बड़ा मिल रहे हों। पहला वाला हट गया हमारा क्योंकि इसमें बड़ा और ला मिलेगा, ये तो कैंसिल हो गया। विद्याधनयालय दाधनिया मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी, यहाँ तो बड़ा और बड़ा है लेकिन विद्याधनयालय है तो विद्यायालय हो जाएगा, शब्द ही गलत हो जाएगा। बचा क्या? बचा हमारा विद्याधन आलय अर्थात विद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, महेश का संधि विच्छेद है, क्या है ये बताना है। ए महाधन ईस, बी महधन ईस, सी महिधन ईस और डी महाधन एस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये संधि कौन सी है। जिस संधि में आधन ई आए, क्या आए? जिस संधि में एक ही मात्रा है, जिस संधि में ओ की मात्रा है, वो संधि हमारी हो जाएगी गुण संधि। और जब भी एक ही मात्रा आएगी तो आधन ई में टूटेगा, जब भी ओ की मात्रा आएगी तो आधन ऊ में टूटेगा। तो सबसे पहले तो आप आ और ए को काट दीजिए, ई और ई को काट दीजिए क्योंकि ई और ई मिलकर ई बनती है। अब आधन ई यहाँ भी है, आधन ई यहाँ भी है, तो मैं कोई शब्द नहीं है, मैं का कोई शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आधन ई गलत हो जाएगा और पहला वाला आधन ई महाधन ईस हमारा सही हो जाएगा। महाधन ईस बराबर महेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? ये प्रश्न बार बार आ रहा है दोस्तों, बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है इसमें बताइए। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी षष्ठी तत्पुरुष या डी बहुव्रीहि। यहाँ पे षष्ठी का अर्थ है संबंध। षष्ठी विभक्ति जो होती है वो होती है संबंध कारक। षष्ठी तत्पुरुष का अर्थ है संबंध कारक। राजपुत्र का अर्थ क्या है? राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र है तो क्या इसमें द्वंद्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में विच्छेद करने पर और या से शब्द जुड़ते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेष की जोड़ी आती है। राजा भी संज्ञा है, पुत्र भी संज्ञा है, विशेषण विशेष नहीं है। अब देखते हैं बहुव्रीहि। तो पुत्र किसका है? राजा का है। इसमें अन्य पद प्रधान ही नहीं हो रहा है तो बहुव्रीहि भी नहीं है, अर्थात द्वंद्व कैंसिल, कर्मधारय कैंसिल और बहुव्रीहि कैंसिल। और जब ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? षष्ठी तत्पुरुष, यही तो हमारा सही है, यही तो होगा। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र है, का शब्द आया है। का शब्द क्या है? कारक है, संबंध कारक है। संबंध कारक है तो विभक्ति षष्ठी हो जाएगी, और षष्ठी है, कारक संबंध है,
तो समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई भी कारक विभक्ति आएगी तो तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। निसंदेह, निसंकोच, बिना कुछ सोचे, जहाँ पे कारक विभक्ति आती है समास का विग्रह करने पर तत्पुरुष लगा दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नील कमल में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि या डी अव्ययी भाव। तो नील कमल में दोस्तों समास देखने के लिए इसका विग्रह करना पड़ेगा। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीला है कमल जो। कमल कैसा है? नीला। नीला क्या है? रंग है। और रंग दोस्तों क्या है? रंग क्या बता रहा है? रंग बता रहा है कि कमल नीला है। कमल कैसा है? नीला है। कमल संज्ञा है। कमल संज्ञा है, नीला शब्द यहाँ पे उसका विशेषण हो जाएगा। और यदि नीला शब्द विशेषण है तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी वो हमारा विशेष हो जाएगा। तो जब विशेषण और विशेष का जोड़ा आ गया तो कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा उठा के कर्मधारय लगा दो। जब विशेषण विशेष का जोड़ा आएगा तो समास कौन सा हो जाएगा? समास हो जाएगा बिना कुछ सोचे कर्मधारय, बी कर्मधारय, लगाओ निसंकोच होकर। बी कर्मधारय लगाइए निसंकोच होकर। नील कमल अर्थात विशेषण विशेष का जोड़ा समास हो जाएगा कर्मधारय। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं। यदि ये नील कमल की बजाय नीलकंठ होता तो, नील कमल ना होकर के नीलकंठ होता तब आप क्या करते? तो देखिए, यदि ये नीलकंठ होता तो आप उसका विग्रह करते। कैसे करते? नीला है कंठ जो, तब तो आपका कर्मधारय हो जाता। किंतु नीला है कंठ जो ना करके नीला है कंठ जिसका हो जाता तो, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव, और जहाँ पे अर्थात आ गया, अन्य पद प्रधान हो गया, वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता। तो यदि ये नील कमल की बजाय नीलकंठ होता तो निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास हो जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास या डी उपमा। कमेंट कीजिए। ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास या डी उपमा। चारुचंद्र की चंचल किरणें। कमेंट में आंसर बताइए। चारु चंद्र की चंचल किरणें अर्थात चा और का की आवृत्ति हुई है। चा और का शब्द, चा और का वर्ण, क्षमा चाहूँगी, चा और का शब्द नहीं है, वर्ण है। चा और का शब्द वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई, बार बार आए हैं चा और का। और जब कोई वर्ण बार बार आए तो अलंकार हमारा कौन सा हो जाएगा? जब किसी वर्ण की आवृत्ति हो, कोई वर्ण बार बार आएगा तो अलंकार हमारा अनुप्रास हो जाएगा, बिना किसी डर, बिना किसी संदेह के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा या डी रूपक। तो देखिए, आज ही हमने श्लेष अलंकार पढ़ा था। क्या बताया था? एक शब्द एक ही बार आए किंतु अलग अलग अर्थों के साथ आए तो श्लेष होगा। शब्द की पुनरावृत्ति हो, अलग अलग अर्थों के साथ हो तो यमक होगा। यदि उपमेय को उपमान की उपमा दी जाए तो उपमा होगा। ये उपमेय उपमान में अभेद हो अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो रूपक होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है? कनक कनकते सौगुनी। देखिए, एक शब्द एक से अधिक बार आया है, कनक और कनक 2 बार आया है। जब शब्द की पुनरावृत्ति हुई है तो यमक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहली कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरी कनक का अर्थ है दोस्तों सोना। अलग अर्थों के साथ शब्द की पुनरावृत्ति होगी, अलंकार यमक ही होगा 100%। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में
पानी के विभिन्न अर्थों के कारण कौन सा अलंकार है? आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा था। बताइए आंसर, कौन सा अलंकार है? पानी के अर्थ विभिन्न आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, चून के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ आएंगे। और जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों तो वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। वीरों का कैसा हो बसंत में प्रमुख रस है। तो देखिए बात किसकी की जा रही है? वीरों की। अब वीर कैसे होते हैं? कायर होते हैं क्या? अरे भैया कायर होते तो वीर ही क्यों होते? वीर तो वीर है ना। और जहाँ पे वीर की बात करेगा वहाँ पे रस भी कौन सा हो जाएगा? वीर हो जाएगा। वीरता की बात करेगा, वीरों की बात करेगा तो रस भी वीर हो जाएगा। यदि कोई दुख भरा वाक्यांश होता, दुख भरा काव्यांश होता तो करुण हो जाता। कोई हंसी की बात होती तो हास्य हो जाता। और जहाँ पे कोई भावना हो जाता वहाँ पे शांत हो जाता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हंसी के फव्वारे छूट पड़े में प्रमुख रस कौन सा है? भाई हंसी की बात हो रही है और यदि हंसी की बात होगी तो कौन सा रस होगा? बताइए कौन सा होगा? ए हास्य होगा क्या? या फिर बी रौद्र होगा? सी भयानक तो नहीं होगा कहीं? अरे डी अद्भुत तो नहीं होगा कहीं? देखिए देखिए कौन सा होगा? तो किसकी बात कर रहा है? हंसी की। हंसी के फव्वारे छूट पड़े। फव्वारे किसके छूटे? हंसी के। जब हंसी के फव्वारे छूटे हैं तो हास्य रस हो जाएगा। हंसी को ही तो कहेंगे हास्य। अगर हंसी की बात करेगा तो हास्य रस हो जाएगा। गुस्से की बात करता तो रौद्र हो जाता। कोई भयानक वर्णन करता तो भयानक रस हो जाता। डर वाली बात होती कोई तो भयानक हो जाता। कोई विस्मय वाली बात होती तो अद्भुत हो जाता। बात कर रहा है हंसी की, हंसी की बात करेगा तो हास्य हो जाएगा। ठीक है ना? समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। जिस छंद में 4 चरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कई छंद होते हैं जिनमें 4 चरण होते हैं। मैं आपको केवल हिंट दूंगी, ये मात्रक छंद का है, मात्रक छंद से है। भाई दबे यहाँ जितने भी दिए सभी मात्रक छंद के उदाहरण दिए, मात्रक छंद के नाम हैं। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें चरण तो 4 होते हैं किंतु प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये एक पूर्ण सममात्रक छंद है। सममात्रक छंद है, बताइए कौन सा छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोठा या डी रोला? कौन सा छंद है जिसमें 16-16 मात्राएं आती हैं चारों चरणों में? सममात्रक छंद है, कौन सा छंद है? तो दोस्तों इसको कहते हैं चौपाई। क्या कहते हैं? चौपाई। क्यों कहते हैं चौपाई? आपने चौपाया देखा है? चारपाई देखी है? चारों पैर बराबर के होते हैं, इसके भी चारों चरण बराबर के हैं। सब में 16-16 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 16-16 मात्राएं हैं। देखिए मैं कैसे बताती हूँ आपको। दोहा में 13-11 होती हैं। सोठा में 11-13 होती हैं। रोला में कैसी होती हैं? रोला में चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती है और 13-11 पर यति होती है। किंतु चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और यति भी 16 पर ही होती है, इसके पहले यति नहीं होती। रोला में मात्राएं तो चारों चरण में बराबर होती हैं 24-24, लेकिन यति आती है बीच में 13-11 पर, जो कि चौपाई में नहीं आती कहीं। 16-16 के 4 चरण होते हैं, इसलिए इसका नाम है चौपाई। ध्यान में रख लीजिएगा इस ट्रिक को, परीक्षा में काम आएगी आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है?
ए आंख में दर्द होना, बी बहुत सुंदर होना, सी बहुत प्रिय होना या डी क्रोधित होना। आंख एक बहुत कोमल अंग होता है। आंख एक बहुत ही कोमल अंग होता है जिसकी सुरक्षा के लिए पलक होती है। आंख की पुतली पे कोई संकट ना आए इसके लिए पलक उसकी सुरक्षा करती है। ठीक इसी प्रकार से आंख का जो तारा होता है वो आंख के अंदर नहीं होता है, जिसको आंखें देखना पसंद करती हैं। और किसको देखना पसंद करेंगी? जिसको आप अपने आंखों की पुतली के समान हर मुसीबत से बचा कर रखना चाहते हैं। वो आँख का दर्द तो नहीं हो सकता, और सुंदर कोई कितना ही हो। ये सुंदरता तो कहते हैं देखने वाले की आंखों में होती है। बहुत प्रिय व्यक्ति होता है जिसको आप हर मुसीबत से बचा कर रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पलक अपनी आँख को रखती है बचाकर। तो बहुत प्रिय व्यक्ति होगा जिसको आप कहेंगे आँख का तारा, आँखों का तारा। जैसे बच्चे होते हैं ना, माता पिता के आँखों के तारे होते हैं। माता पिता चाहते हैं कोई भी मुसीबत का साया इन पर ना पड़े। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द है। ये हलवा है बिल्कुल आपके लिए, निकालो और खा जाओ। बताइए क्या है? ए रात्रि, बी प्रकाश, सी छाया या डी संध्या। कौन सा शब्द है इनमें से जो अंधकार का बिल्कुल उचित विलोम है? उचित विलोम है एकदम। कौन सा शब्द आएगा? रात्रि, अरे तो रात्रि में तो खुद ही अंधकार होता है। छाया, छाया में भी तो एक तरह से अंधकार ही होता है। संध्या, संध्या अंधकार लेकर ही आती है। बचा क्या? प्रकाश, प्रकाश है जो अंधकार लेकर नहीं आता, अंधकार को मिटा देता है। इसलिए ये प्रकाश शब्द अंधकार का विलोम है। जैसे रात अंधकार लेकर आती है और जैसे ही सूर्य प्रकाश लेकर आता है तो रात का अंधेरा मिट जाता है। अब हमसे पूछा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए शशि, बी पवन, सी रवि या डी नीर। तो यहाँ पे सभी को समझिए। शशि पर्यायवाची होता है चंद्रमा का, पवन पर्यायवाची होता है वायु का अर्थात हवा का, रवि सूर्य का पर्यायवाची है और नीर जल का पर्यायवाची है। हमसे सूर्य का पर्यायवाची पूछा है तो हम सूर्य के पर्यायवाची को ठीक करेंगे, जो क्या है? रवि। सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं? रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, तरणी आदि, है ना? इतने सारे पर्यायवाची होते हैं। ये तो कुछ ही बताया मैंने, और भी बहुत सारे होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोदान के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा या डी रामधारी सिंह दिनकर। आज की कुछ में रचनाएं थोड़ी कम हैं, कल से प्रयास करूंगी थोड़ी और रचनाएं लेकर आऊँ आपके लिए। गोदान के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं कहना चाहूँगी गोदान के रचनाकार वही हैं जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। गोदान के रचनाकार वही हैं जिन्होंने सेवा सदन को लिखा है, जिन्होंने गबन को लिखा है, जिन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखी है, अर्थात बी प्रेमचंद, जिनको मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है और आपका वास्तविक नाम था धनपत राय। चलते हैं, अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी से। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? तो मैंने आपको बताया था सरोज किसकी पुत्री थी, बताया था मैंने आपको। बताइए। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त या डी रामधारी सिंह दिनकर। मैंने आपको बताया था सरोज निराला जी की पुत्री थी। उनके देहावसान के बाद, उनके दुख से दुखी होकर के, उनके देहावसान से दुखी होकर के निराला जी ने इस रचना को लिखा था जिसका नाम रखा था सरोज स्मृति।
चलिए अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का। कामायनी के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला या डी हरवंश राय बच्चन। तो कामायनी के रचनाकार वही हैं जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक या संस्थापक कहा जाता है। ये छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ भी है तथा जिनको जाना जाता है आंसू, लहर, झरना आदि काव्य कृतियों के लिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव श्यामनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों के लिए। और ये कहे जाते हैं भारत के शेक्सपियर। जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य के लिए विलियम शेक्सपियर प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही हिंदी साहित्य जगत में आप प्रसिद्ध हैं अपनी अनेक विधाओं में रचनाओं के लिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की। और ये रहा आज का आपका बोनस प्रश्न। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? कमेंट करके बताइए। ए उपमा, बी रूपक, सी यमक या डी श्लेष। दोस्तों कमेंट में ये भी बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इतना ही नहीं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसी तरह की और प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई रचनाओं के साथ, कुछ नए साहित्यकारों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।